हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय मां सरस्वती। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का? उम्मीद है सभी का हालचाल बढ़िया, जबरदस्त, अच्छा होगा। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सुबह 6 बजे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कैप्सूल क्लास है उसको लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, महत्वपूर्ण प्रश्नों के कैप्सूल क्लास में हम फिजिक्स के डेरिवेशंस को लेके चल रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, जो कि 5 नंबर वाले होते हैं, है ना। जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी यहाँ पर इस चैनल पे चल रही है। आप सभी लोगों के लिए पूरा फिजिक्स पार्ट 1 का मैराथन मैंने ले लिया है, 12 घंटे का। करीब 1 लाख से अधिक, 1,30,000 बच्चों ने उसे देखा। उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैंने बोला है, और पक्का नहीं आएगा। जो बच्चा देख ले रहा है कह दे रहा है। इसके साथ में फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल का मैराथन है, बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं, फार्मूला याद नहीं होता है, तो फार्मूला प्लस न्यूमेरिकल, यानी फार्मूले के साथ में न्यूमेरिकल के कंसेप्ट को लेकर चलने वाली यह क्लास हम संडे के दिन लेके आ रहे हैं, 28 दिसंबर के दिन। पूरे 12 घंटे की यह भी होगी। इसके बाद न्यूमेरिकल का डर आपके अंदर से बाहर निकल जाएगा और न्यूमेरिकल आपको आसानी से आने लगेगा। तो इस क्लास के लिए सभी लोग तैयार रहिएगा, है ना। न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा और आपको पता होगा फिजिक्स पार्ट 2 के भी हम जो 60 क्वेश्चन होते हैं उसको क्लास में ले चुके हैं। तो वहां से आप अगर वो क्लास देख लेते हो तो वहां से सेकंड पार्ट भी, फिजिक्स पार्ट 2 का भी कहानी खत्म हो जाएगा। यानी फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैराथन में हो चुका है। न्यूमेरिकल की 28 तारीख का होगा। लॉन्ग क्वेश्चन डेरिवेशन की डेली सुबह में 6 बजे क्लास लेके चल रहे हैं। अगर आप इतना कर लेते हो ना तो जबरदस्त लेवल पर आपकी तैयारी हो जाएगी। दोबारा से आपको बोर्ड परीक्षा में जो बचे हुए समय में बस इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइजन करना है, लिख के प्रैक्टिस करना है। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, कहीं और दोबारा से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। और आज हम 2 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमेशा आते हैं, फिजिक्स पार्ट 2 के हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। अल्फा प्रकीर्णन का संक्षिप्त वर्णन करिए और इसके प्रयोग से परमाणु की संरचना के बारे में क्या निष्कर्ष निकालिए, बताइए। या फिर कबो कथा रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का निष्कर्ष लिखिए। कक्षा 11 में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कक्षा 11 में ये चीज केमिस्ट्री में होता है। कक्षा 12 में आके एक चैप्टर का नाम है परमाणु, उसमें यह आपका आ जाता है और आउट क्वेश्चन है, हर बार आता है। और इस बार भी लिख के रख लेना, ये जो कैप्सूल सीरीज चला रहा हूं ना, इसमें से 100% आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को क्वेश्चन मिलेगी जब आप बोर्ड पेपर में बैठोगे तो। ठीक है, एक चीज और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, आज शाम को 7:30 बजे यूट्यूब इसी चैनल पर सभी लोग जरूर उपस्थित होइएगा, जिसमें हम केमिस्ट्री के जो है जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सूत्र है, उसकी एक स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूं। पूरे फार्मूले को कवर करेंगे। तो शाम को 7 बजे सभी लोग इस क्लास में जरूर उपस्थित होइएगा। पूरे फार्मूले को एक साथ कवर भी करेंगे, उसका पीडीएफ भी दे देंगे। लास्ट टाइम में रिवीजन का बड़ा काम करेगा। फार्मूले के बाद केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को भी हम सेट कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए। तो कौन कौन क्लास में आएगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा और हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ये नाभिक का खोज करता है। सबसे पहली बात यह है, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जो है किसका खोज करता है? यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है प्रश्न, तो नाभिक का खोज करता है। एक बात मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में मेरे प्यारे बच्चे, नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितनी भी क्लासेज आप सभी लोगों की इस समय महत्वपूर्ण वाली आ रही हैं, सबका लिंक, नोटिफिकेशन, पीडीएफ वहां पे शेयर किया जाता है ना। बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला चीज, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से किसका खोज हुआ था? तो नाभिक का खोज हुआ था, नाभिक का खोज हुआ था। और अर्नेस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की एक पतली पन्नी लिया। किसका पतली पन्नी लिया भैया? सोने की पतली पन्नी लिया। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये पीडीएफ पूरा मैं आपको दे दूंगा जो पीपीटी है टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम के साथ साथ में जो आप सभी लोगों का ये अंतिम प्रयास बैच चल रहा है ना, ठीक है, इसमें भी दे दूंगा, है ना। इसलिए हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो अंतिम प्रयास बैच है आप लोगों का, इसमें भी पूरा का पूरा ये पीडीएफ दे दूंगा, है ना। अंतिम प्रयास बैच में इसी क्लास का पीडीएफ नहीं, लास्ट टाइम में जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पढ़ना हो चाहिए, जिसको पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने जाना चाहिए, उन सभी चीजों को इसमें आपको क्लास और उसका पीडीएफ दिया गया है। जो मैंने क्लास बताया ना, पूरे
पार्ट 1 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास, पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास। हालांकि यूट्यूब पे भी आप सर्च करके पढ़ सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपका टाइम बचे, एक साथ सब चीज़ें मिल जाए, यूट्यूब पे भटकना ना पड़े, एक फाइल बना के मिल जाए, तो उसके लिए छोटी सी आपकी सहयोग राशि से एक टीम के द्वारा हम बहुत ही अच्छे तरीके से सेलेक्ट करके अंतिम प्रयास बैच बनाया हूँ। और ये अंतिम प्रयास बैच में वही नहीं, सब चीज़ें आपको दी जा रही जो आपको 95 प्लस दिला सकती है। पहली बात तो सभी चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं, है ना। और पिछले 5 साल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर वाइज, सेट वाइज, अनसॉल्व के सेट वाइज हम उसको सॉल्व करा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास डेली चल रही है। अब बताओ, एक छोटी सी सहयोग राशि में डेली लाइव क्लास इसमें 5 साल के पेपर की चल रही है। इसके अलावा मॉडल पेपर हो गया, केस पेपर हो गया, ये भी कराया जा रहा है, और साथ में टेस्ट पेपर तो कराया ही जाएगा इसमें। ये पूरी की पूरी चीजें हैं। और मैं आपको बता दूं, जो बैच ज्वाइन किए उन सभी बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर है कि आप सभी लोग ऑफलाइन टेस्ट देने जाते हो, उसी तरीके से ऑफलाइन टेस्ट हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं वाराणसी के अंतर्गत, एकदम बोर्ड एग्जाम के पैटर्न से। 2 बजे पेपर, 5 बजे तक चलेगा। आप कहीं से भी हो आके दे सकते हो। उसका भी गूगल फॉर्म का लिंक मैं दे दूंगा, भर के आके पेपर देकर अपनी प्रैक्टिस, अपनी तैयारी को जांच सकते हो, है ना प्यारे बच्चे। और इसके साथ में इस बैच में शिखर बैच, शिखर 2.0 बैच, वरदान बैच सब फ्री में दे दिया जा रहा है। लास्ट टाइम भाई इन सभी चीज़ों को लेके आप पढ़ाई करो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और फीस कितना है? मात्र 299 रुपये, 2999, इतने रुपए फीस है। इतने में आपकी सब चीजें, सभी सब्जेक्ट, जैसे सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 साल का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, ये सब चीज दी जा रही है। अगर एक बार आप इसे ज्वाइन कर लेते हो और पढ़ लेते हो, बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेड चीज पढ़कर आप इस समय में तैयार करके 95 फोड़ सकते हो। आपको बस किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें उसको पढ़ के आप बढ़िया कर सकते हो स्ट्रेटजी के साथ में, ठीक है। तो इसे ज्वाइन कर सकते हो आप सभी लोग। खैर हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। ज्वाइन कैसे करना है इस पे एक बार बता दें आपको। तो देखो, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करना है ना। डाउनलोड करने के बाद वहां पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और यहाँ पर देगा, यहाँ पे क्लिक करने पर देगा कि अलग अलग एग्जाम का सेट देगा। जैसे यूपी बोर्ड से आप हो तो यूपी बोर्ड पे क्लिक कर देना, बिहार बोर्ड से तो बिहार बोर्ड पे, यूपी राजस्थान तो यहाँ पे क्लिक कर देना। तो जिस बोर्ड से उस बोर्ड पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखना, जब अंतिम प्रयास बैच आए तो उसी पे क्लिक करोगे, उसी पे क्लिक करोगे तो नीचे बाय नाउ देगा। अच्छा, हम लोग किताब भी देते हैं, वरदान बुक आपको पता है। अगर वरदान बुक के साथ में लेना है तो ऐड कर देना, यहाँ पे एड्रेस डाल देना, हमारी टीम आपको संपर्क करके एड्रेस वेरीफाई करेगी, मैथ या बायोलॉजी कौन सा बुक लेना है ये कंफर्म करके आपके घर बुक के साथ में भेज देगी। अगर वरदान बुक नहीं लेना है तो आपको क्या कर देना है, इसको स्किप कर देना है। डायरेक्ट स्किप करते ही आपको ये पेज खुलेगा। यहाँ पर देखो 49 रुपये एक्स्ट्रा मांगता है। 49 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए देता है कि हम लोग टेस्ट पास भी देते हैं। टेस्ट पास मतलब इंडिया के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का टेस्ट फ्री हो जाता है 49 रुपये में। जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस, एनडीए, एयरफोर्स, सबका टेस्ट पास मिल जाता है गवर्नमेंट एग्जाम का। ऐप में उसका ऑप्शन भी दिया है, यहाँ पे देखो। अगर 49 रुपये दे दोगे तो गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट सीरीज फ्री रहेगा आपको, है ना। जिंदगी भर आप यूज कर सकते हो इसको, जब तक नौकरी ना लगे। नहीं देना तो अनटिक कर देना, मात्र 299 रुपये में पे ऑनलाइन क्लिक करके खुद से पेमेंट कर सकते हो। स्कैनर क्यूआर पे क्लिक करके स्कैन क्यूआर के जरिए किसी से पेमेंट करा के ज्वाइन कर सकते हो। प्यारे बच्चे, ये पूरी चीजें हैं। अगर आप ये सब चीज नहीं कर पाते तो इस नंबर पे सिंपल कॉल कर लो, 930 577 1375, आपको अधिक जानकारी दे दी जाएगी। प्यारे बच्चे, ये चीज मैं आपको इसलिए बताया कि इस क्लास का जो क्लास रेगुलर हो रहा है इसका भी पीडीएफ वहां पे मैं अपलोड करवा दे रहा हूँ समय से, ठीक है। चलो अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या था? रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था, है ना। और नाभिक का खोज कैसे हुआ था? 1919 में। नाभिक की संरचना की खोज के लिए उन्होंने सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। सोने की पन्नी पर एक रेडियो एक्टिव स्रोत बेरिलियम, ये 83 114 से उत्सर्जित अल्फा कण, जिसे हीलियम 2He4 कहते हैं, उसे क्या किया? उस पर बमबारी किया। तो उन्होंने देखा धातु के अधिकांश पन्नी को पार करके सीधे निकल जा रहे हैं अल्फा कण। कुछ पन्नी को बाहर निकलने समय अपने मार्ग से विक्षेपित हो जा रहे हैं, और कुछ वहां से प्रतिकर्षित होकर वापस लौट आ जा रहे हैं। इस तरीके से देखो, जब इन्होंने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था तो कुछ पन्नी, कुछ अल्फा कण क्या हुआ, कुछ अल्फा कण क्या किए, सीधे इसको छेद करके बाहर निकल गए, है ना। सीधे छेद करके कुछ ऊपर की ओर प्रकीर्णित हो गए। कुछ अल्फा कण क्या है, गए और यहां से इस तरीके से वापस लौट आए, इस तरीके से वापस लौट आए। कुछ अल्फा कण इस तरीके से बाहर निकल गए। ये सिस्टम हो जाता है, ठीक है। ये अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग होता है।
है ना, रदरफोर्ड का। ठीक है, ये रदरफोर्ड का क्या होता है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग होता है। एक बार फिर से समझना, रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था और 1919 में किया था नाभिक का खोज। नाभिक का खोज कब किया था, 1919 में किया था। सोने की एक पन्नी लिया, पन्नी पर रेडियो एक्टिव पदार्थ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या, बेरिलियम 214, है ना, ये B214 को अल्फा कण वहां से उत्सर्जित करके 2He4 को नाभिक पे क्या किया, बमबारी किया। बमबारी करने के बाद, है ना, पन्नी कुछ अल्फा कण जो है सीधे यहाँ पे जाके वापस लौट गए, कुछ इसको क्रॉस करके बाहर निकल गए। ठीक है, ये सिस्टम हो जाता है ना, कुछ क्रॉस करके क्या हो गया, बाहर निकल गए। और इसके आधार पर उन्होंने निम्न तथ्य को पकड़ा। पहला तथ्य क्या पकड़ा, अधिकांश अल्फा कण, ध्यान समझना, पहला तथ्य क्या पकड़ा उन्होंने कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र को बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गया। इसका मतलब कि भैया अल्फा कण के अंदर अधिकांश भाग खोखला है, खाली है, कोई रोक टोक नहीं है, जाओ निकल जाओ, जाओ निकल जाओ, है ना। तो अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए, बिना मुड़े, है ना, सीधे पार कर गए। अतः रदरफोर्ड का परिणाम यह निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है अंदर से खोखला होता है। ये रदरफोर्ड के परमाणु का एक पहला निष्कर्ष निकला। यहाँ पे निष्कर्ष लिखना होता है ना, तो निष्कर्ष के रूप में पहला निकला। और आपको फिगर ये बनाना है, अभी मैं इस फिगर को हाथ से भी बना के बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अल्फा कण धनावेशित होता है, अतः कुछ अल्फा कण जो है कुछ कोण पर विक्षेपित हो गए, अर्थात धनावेशित वस्तु से विक्षेपित हो सकते हैं। अब देखो, जैसे मेरी बात यहाँ पे समझना, देखो इस तरीके से होता है। ये यहाँ पर सोने की पन्नी है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा परमाणु है, ठीक है, और यहाँ से हम अल्फा कण का बमबारी कर रहे हैं। यहाँ पे एक बमबारी करने वाला यंत्र है, यहाँ से अल्फा कण जा रहा था, एक अल्फा कण गया, यहाँ से वापस लौट आया। कुछ अल्फा कण सीधे निकल गया ना, सॉरी, कुछ अल्फा कण यहाँ से निकला, ऐसे निकाल के ऐसे निकल गया, कुछ अल्फा कण यहाँ से निकला, ऐसे निकल गया, और कुछ अल्फा कण यहाँ से गया, सीधे निकल गया, है ना। इसी तरीके से नीचे भी हुआ, कुछ अल्फा कण गया, ऐसे निकल गया, कुछ अल्फा कण गया, ऐसे निकल गया, है ना, कुछ अल्फा कण गया और सीधे निकल गया। ठीक है, ये आपका सिस्टम है। और अल्फा कण पे कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर ये अल्फा कण यहां से वापस लौटा, यानी कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो यहां से वापस लौटा है। ये अल्फा कण जाने के बाद यहां से वापस लौटा, और ये जो है यहां से टकरा के विक्षेपित हो गया, मतलब यहां से प्रतिकर्षित होकर विक्षेपित हुआ, तभी तो ऐसा हुआ है। इसका मतलब ये परमाणु के अंदर, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं, नाभिक कहते हैं, और नाभिक के अंदर कोई पॉजिटिव चीज होता है, ये रदरफोर्ड ने बताया। यानी अधिक अल्फा कण धनावेशित होता है और अल्फा कण छोटे छोटे कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं, अतः किसी धनावेशित वस्तु से विक्षेपित हो सकते हैं। यानी परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसमें कोई ना कोई धनावेशित वस्तु है जो कि उसे विक्षेपित कर रहा है। प्यारे बच्चे बात समझना, देखो यहां से अल्फा कणवा निकला तो ये परमाणु का नाभिक है, यहां से डाल गया, देखा यहाँ पे वापस लौट आया। क्यों वापस लौट आया, क्योंकि यहाँ पे धनावेशित है, धनावेशी से प्रतिकर्षित हो गया, वापस लौट आया। और ये गया तो ये धनावेशित ससुरा ऐसे निकल गया, ये क्या ऐसे निकल गया, लेकिन ये गया यहाँ पे सीधे क्रॉस कर गया। क्यों क्रॉस कर गया, क्योंकि भैया यहाँ पर कोई उसको रोक टोक नहीं है, धनावेशित का प्रभाव यहां तक नहीं है, इसलिए गया खोखला की तरफ क्रॉस कर गया। तो ये चीज यहां से पता चला कि परमाणु का तो कुछ भाग खाली है और अंदर एक धनावेशित चीज है, जो कि अल्फा कण, जो कि धनावेशित किरण को प्रतिकर्षित कर दे रहा है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ये बात आपको क्या समझ में आ चुकी है, ये बात आपको क्या समझ में आ चुकी है, नहीं समझ में आई है। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ये बात क्या समझ में आ चुकी है आपको। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि नहीं समझ में आई, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बहुत ही आसानी से चीजों को मैंने कनेक्ट कराने की कोशिश किया है आप लोगों को, ठीक है। तो दो तीन चीजें, पहली बात यहां से क्या निकाल रहा है, ये अल्फा कण कौन निकाल रहा है, तो 83 बेरिलियम, है ना, छोड़ो, यहां से 2He4 अल्फा कण है, और यहां पर ये सोने की पन्नी है। किसकी पन्नी है, सोने की पन्नी है, सोने की पन्नी है, पन्नी है। एक चीज मैं एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूं जो कि यहां पे नहीं दिया है, पीछे हम लोग एक ना जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाते हैं, KDNS का स्क्रीन लगाते हैं।
ये पता करने के लिए कि कौन वापस लौट रहा है, कौन विक्षेपित हो रहा है, कौन क्रॉस कर जा रहा है, ये पता करने के लिए ऐसा हम करते हैं। समझ में आई बात आप सभी लोगों को? तो ये अल्फा कण के बारे में इतनी सारी चीजें हो गई, ठीक है। अच्छा, कुछ अल्फा कण जो है 90 अंश से अधिक कोण पर प्रतिकर्षित होकर पुनः लौट जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अल्फा कण परमाणुओं की में से गुजरता है तो कुछ संघट से तीव्रगामी अल्फा कण पुनः अपने पथ से वापस लौट जाता है। रदरफोर्ड ने निष्कर्ष यह निकाला कि समस्त धनावेशित अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है। ये क्यों भैया? क्योंकि यहीं से तो वापस लौटा, ये ऊपर नीचे वाला तो नहीं वापस लौटा, और 1000 अल्फा कण में से इक्का दुक्का निकला वापस। इसका मतलब समस्त धनावेशित कण अति सूक्ष्म भाग में केंद्रित होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाभिक बोलते हैं। यह किसने बताया? यह बताया आपका रदरफोर्ड ने। अल्फा कण के जितना निकट होता, अल्फा कण नाभिक के जितना निकट होता उतना ही अधिक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तथा विक्षेपित उतना ही कोण पर उतना ही अधिक होता है। क्योंकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 कोटि की होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 की कोटि की मीटर की कोटि की होती है। अतः नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के 10,000वें भाग के बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है ना? चलो यहाँ पे नेक्स्ट चीज है कि परमाणु का शेष भाग क्या होता है? खाली होता है, केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्फा कण जितना पास आएगा उतना अधिक प्रतिकर्षण बल से प्रतिकर्षित होगा और उतना ही विक्षेपित हो जाता है। परमाणु का आकार की तुलना में नाभिक अत्यंत छोटा होता है और अल्फा कण के समीप संभावना बहुत ही कम होता है। अधिक कोण पर प्रतिकर्षित होने वाले अल्फा कण की संख्या बहुत कम होती है। ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि पता है नाभिक छोटा सा होता है और अधिक कोण पर प्रतिकर्षित होने वाली अल्फा कण की संख्या बहुत ही कम होती है ना? तो ये परमाणु का मॉडल है रदरफोर्ड का। थ्योरी वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है। आप यहाँ पे अगर पढ़ के इस चीज को लिख सकते हो तो लिख देना, बहुत ही काम देगा। और इसे पढ़ के लिख सकते हो, एक बार में पीडीएफ पढ़ लेना जरूर से, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बोहर के परमाणु मॉडल पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टनाके से पूछा जाता है एग्जाम में। टनाके से पूछे जाने का मतलब हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसे भी बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करना चाहिए आपको। बोहर का परमाणु मॉडल, इसमें क्या है? नियल्स बोर। अच्छा, यहां पर एक चीज कभी कभी पूछी जाती जो कि यहां पे नहीं लिखा हुआ है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी क्या होती है? तो देखो, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी की बात करें तो सबसे पहली कमी तो यही होती है। क्या होती है? सबसे पहली कमी तो यही होती है, जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो। जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इन्होंने यह बताया कि देखो, नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है ना? अब गति कब तक करता है इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, और है ना? और देखो, जैसे ये नाभिक है ना, नाभिक है, इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कब तक गति करता है इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, उन्होंने बताया। इलेक्ट्रॉन गति करता है, उन्होंने बताया, और कब तक करता है? कब तक करता है नहीं बताया, नहीं बताए। क्या नहीं बताया? कि कब तक इलेक्ट्रॉन गति करता है ना? यानी नाभिक के चारों तरफ, है ना, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गति करते समय, है ना, ऊर्जा का क्या करता है? ह्रास करता है। ऊर्जा का ह्रास करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति करते समय ऊर्जा का ह्रास करता है। भाई, अब कोई भी है चारों तरफ इसके चक्कर काट रहा है, तो एक समय ऐसा तो आएगा ना कि ये चक्कर काटते काटते नीचे गिर के
थक के हार हो जाएगा, चल बसेगा। तो वही ऊर्जा का ह्रास करता है और कुछ समय बाद वह नाभिक में गिर जाता है, नाभिक में गिर जाता है जिससे क्या हो जाता है, जिससे परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाती है, अस्तित्व खत्म हो जाती है, जिससे परमाणु की अस्तित्व जो है खत्म हो जाती है। इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था। ये सबसे बड़ी कमी था। एक आध कमी और है, लेकिन एक कमी बहुत है लिखने के लिए, ठीक है ना। अब इस कमी को दूर करने के लिए बोहर भाई ने अपना एक सिद्धांत दिया, बाबा बोर ने अपना सिद्धांत दिया, जो भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है ना। बोहर के सिद्धांत के देखो, पहला क्वेश्चन क्या हुआ, बोहर परमाणु मॉडल के परिकल्पना को लिखिए। 9वीं कक्षा एवं पहली कक्षा में बोहर की त्रिज्या का क्या संबंध है। बोहर का परमाणु मॉडल की व्याख्या करिए। बोहर के परमाणु मॉडल की अभिधारणा जो है उसको आपको लिखना है, और लिखने के साथ साथ में क्या लिखना है यहाँ पे, लिखने के साथ साथ में आप सभी लोगों के लिए, लिखने के साथ साथ में आप सभी लोगों के लिए यहां पर क्या करना है, सिद्ध करना है कुछ चीजें। सिद्ध क्या करना है भैया, सिद्ध करना कि आर त्रिज्या आर और क्वांटम संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यह आपको सिद्ध करना है, ठीक है। 2025 में भी पूछा गया है। तो नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमी थी, उसको परमाणु में रही कमियों को दूर किया। इन कमियों को दूर करते हुए बोहर ने 3 परिकल्पना प्रस्तुत किया। बोहर ने कितने परिकल्पना प्रस्तुत किया, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 3 परिकल्पना प्रस्तुत किया, जिसमें पहली परिकल्पना क्या है, इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा ह्रास हुए अनुमानित यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्बिट में घूमता है। इस प्रकार वह कक्षा में ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है और ऊर्जा का स्तर भी स्थिर होता है। चित्र में दर्शाया गया है और ऊर्जा स्तर दिखाया गया है, और इस समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को खत्म नहीं करता, ऊर्जा को ह्रास नहीं करता। पहला सिद्धांत है। उनकी पहला कमी यही थी ना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जब चक्कर लगाएगा तो कब तक चक्कर लगाएगा, एक समय तो ऐसा आएगा चक्कर लगाते लगाते थक जाएगा। आप ही किसी के सामने कब तक चक्कर लगाओगे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद थक गए, गिर जाओगे, अब नहीं होगा, आया मेरे पास से, हमसे कछुओ करवा लो, लेकिन अब हम चक्कर नहीं लगाएंगे किसी का, कहोगे नहीं कहोगे। लेकिन यहां पे जो ये बोहर है, बोहर के द्वारा यहां पे क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है लेकिन ऊर्जा का ह्रास नहीं करता, क्योंकि वो अस्थायी कक्षा में अपने घर में चक्कर लगा रहा है। जैसे आप पैसा कमाने के लिए दिल्ली गए हो, दिल्ली गए, मुंबई गए, वहां पे पैसा नहीं कमा रहे हो, तो घर से 1000 2000 4000 जो लेकर आओगे, घूमते घूमते इधर उधर में खत्म हो जाएगा। फिर क्या करोगे, थक हार के बैठोगे कहीं रोड के किनारे, सोओगे। यही करोगे ना, सोओगे। लेकिन अगर वहीं पर आप अपने घर हो, पैसा कमाओ या न कमाओ, बाप कमा के देगा, माँ खाना बनाएगी ठंडी में, खा के आराम से सोओगे, उसमें कुछ खर्चा नहीं होगा आपका, वहीं पड़े रहोगे। तो वही बात है, कहा कि बोहर जो ने बताया इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में होता, अपने घर में होता है, और घर नाचेगा बहनेगा, वहां ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, वहां पे उसके पैसे की जरूरत नहीं होती, आराम से जैसे चाहेगा वैसे रह जाएगा, है ना। ये बोहर ने पहला सिद्धांत बताया। स्पष्ट हुआ, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कनेक्ट हो रहा है ना आप लोगों को, है ना। बोहर का पहला सिद्धांत कि भैया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति तो करता है लेकिन अपने कक्षा में गति करता है, दूसरे कक्षा में गति नहीं करता। जब अपने कक्षा में गति करता है तो वहां ऊर्जा का ह्रास वगैरह नहीं होता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पे देखो, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में गति करता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसमें कोणीय संवेग MBR जो होता है, कोणीय संवेग MBR जो होता है उसका मान h/2π का पूर्ण गुणक होता है। यानी कोणीय संवेग MBR
कोणीय संवेग एमबीआर जो है h/2 का पूर्ण गुणज होता है, यानी कोणीय संवेग एमबीआर इज इक्वल टू NH/2 ये होता है। और यहाँ n का मान क्या है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात उन्होंने कहा, यानी जिसे कक्षा क्रम ये न इसको मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं ना। इस प्रकार बोहर ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता है, जिन्हें अस्थायी कक्षा भी कहता है। और इस अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमने का कोई खर्च नहीं होता है, ऊर्जा, ठीक है, पड़ा रहता है वहां पे। तीसरा उनका सिद्धांत था साधारणतः इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के कक्षाओं में रहते हैं, है ना। भाई अब कोई घर में है, बताओ, कोई अपने घर है तो एकदम निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहता है, खराब फटा पुराना कपड़ा पहनेगा, तगड़ा वाला कपड़ा थोड़ी ना पहनेगा, है ना। और यह इसकी मूल अवस्था भी कही जाती है, यानी जब निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहेगा तो उसे मूल अवस्था कहा जाएगा। जब आप अपने घर में रहोगे तो उसे मूल अवस्था कहा जाएगा। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा से उच्च कक्षा में जानी होती है तो सीधी सी बात है, जब आपको अपने घर से दूसरे घर जाना होता है तो क्या करोगे, पहले ऊर्जा का अवशोषण करते हो। आप लोग क्या करते हो, मम्मी से पैसा मांगते हो, मम्मी से पैसा का अवशोषण करते हो, फिर कपड़ा खरीदते हो, कपड़ा पहन लेते हो, है ना। अच्छा, तब जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न कक्षा से में जाता है ना, है ना, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है भैया, है ना। भैया सीधी सी बात है, जब आपको उच्च ऊर्जा कक्षक में जाओगे तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनोगे, पैसा पहले ऊर्जा का अवशोषण करोगे, यानी ऊर्जा का अवशोषण का मतलब मम्मी से पैसा लोगे, बढ़िया से कपड़ा खरीदोगे, खरीद के उसके घर गए, घर के जाने के बाद भाई यानी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा रहे हो तो ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, बिना पैसा लिए आप नहीं जा रहे हो। अब दूसरी बात, निम्न कक्षा में जब वापस आता है इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना, यानी जो पैसा कमाया था उसको बाहर निकालता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना। तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अर्थात किसी भी परमाणु द्वारा कक्षा में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन तभी किया जाता है जब ऊर्जा स्तर दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन हो या अवशोषण हो तभी होता है जब ऊर्जा स्तर क्या हो, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। मेरी बात समझना, आप अपने घर में हो, मूल कक्षा में हो, कौनो पैसा नहीं लग रहा है, किसी अच्छे के घर में जाना है तो पहले पैसा लोगे, ऊर्जा का अवशोषण करोगे, पैसा लोगे, कपड़ा पहनोगे, तब जाओगे उसके घर। वहां से घर आओगे तो फिर क्या करोगे, कपड़ा निकाल के फेंक दोगे, यानी जो कपड़ा पहने थे अवशोषण करके उसको निकाल दिए, है ना। तो यही बात है, मूल कक्षा से अगर उच्च कक्षा में जाओगे तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, और उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आओ तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। सिंपल से यही बात है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू hc/λ हो जाता है, ये आपके सामने है। और hc/λ ये किसके बराबर है, h न्यू के बराबर है ना। यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में E2 है, निम्न ऊर्जा स्तर में E1 है, तो और न्यू ऊर्जा की आवृत्ति तो ये E2 माइनस E1 या hc/λ या h न्यू के बराबर होता है। इसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, यहाँ से अगर आपको आवृत्ति निकालना है तो क्या करोगे, एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 h हो जाएगा न्यू का मान। हाँ, यहाँ पे nवीं कक्षा में ऊर्जा, है ना, यहाँ हाइड्रोजन की nवीं कक्षा में ऊर्जा के लिए व्यंजक, है ना। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा के त्रिज्या के लिए व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में आप लोगों से कहा था यहाँ पे कि आपको बोहर का सिद्धांत निकालना है और nवीं कक्षा और पहली कक्षा के त्रिज्याओं के बीच क्या संबंध है। तो nवीं कक्षा के त्रिज्या के लिए व्यंजक हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। तो देखो भैया, बहुत ही आसान है। देखो, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम लोग मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन E है जिसका द्रव्यमान m है, v वेग से इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान m वेग भी है ना, यानी m द्रव्यमान है, v आवेश है और E पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, द्रव्यमान m वेग भी है। यह r त्रिज्या के कक्षा में परिभ्रमण कर रहा है, तो नाभिक धनावेश होता है, Ze उस पर आवेश है, Z परमाणु का क्रमांक है, हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यह आपका नाभिक हो गया, Ze इस पर आवेश है, और एक इलेक्ट्रॉन E इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन E जो है इसके चारों तरफ गति कर रहा है, किस वेग से, v वेग से गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए
आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक की ओर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। आपको पता है अभिकेंद्र बल जो होता है वह कहाँ से, नाभिक के जो अभिकेंद्र बल जो होता है mv²/r, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा स्थिर वैद्युत बल जो कि कूलाम के नियम से निकाला जाता है, बल F = 1/4πε0। एक आवेश E हो जाएगा, एक आवेश E हो जाएगा, मतलब Q1। देखो बल तो यही होता है सूत्र F = Q1J। ये क्या होता है, F = फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। यही होता है फार्मूला। अब देखो Q1 आवेश ZE को मान लिया मैंने, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने बल निकाला ना, बल जो इन दोनों के बीच लगने वाला बल है 1/4πε0 ये लिख दिया। अब Q1 आवेश यहाँ पे ZE को मान लिया, Q2 आवेश यहाँ पे E को मान लिया, अपान बीच की दूरी r² हो गया है ना। तो ZE × E/r² हो गया। यहाँ से फिर देखो ये r से कट जाएगा, तो यहाँ पे mv² = यहाँ पे क्या हो ZE²/4πr हो जाएगा। mv² = ZE²/4πr हो जाएगा। और आप लोग जानते हो mvr = क्या होता है nh/2π, कोणीय संवेग mvr = nh/2π होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना nh/2π होता है। तो यहाँ से अगर इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो और इसे समीकरण नंबर आप 1 मानो, तो यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से अगर हम है ना mv, तो यहाँ से क्या करें, यहाँ से अगर दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे, यानी समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 क्या है यहाँ पर mv² = क्या है ZE²/4πε0r है, ये है ठीक है। और ये है, और कोणीय संवेग क्या है यहाँ पे mvr = क्या है nh/2π है, ये है। तो यहाँ से समझना ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, तो इन दोनों को क्या करेंगे बताओ, इन दोनों को क्या करेंगे, हाँ समीकरण 1 और 2 इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताना जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे प्यारे भाई तो क्या होगा, हाँ कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान काम है। देखो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से भी का वैल्यू निकाल लेते हैं। v = क्या हो जाएगा nh/2π और mr हो जाएगा, mr। ये v का वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं है ना, v का वैल्यू इसमें रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं ये v का वैल्यू, ये v का वैल्यू उठा के इसमें रख लेता हूं मैं है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, m क्या हो जाएगा, m तो m ही रहेगा, v की यहाँ पर क्या हो जाएगा n, हाँ nh/2π mr का स्क्वायर = ZE²/4πε0r हो जाएगा है ना। अच्छा यहाँ पे m n h स्क्वायर n² अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा 4π² m²r² = ZE²/4πε0r हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझना, 4 से 4 कट जाएगा और यम से यम कट जाएगा है ना, आर से आर कट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी सरकार, पाई से पाई कट जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा n² बचेगा, h² बचेगा, नीचे क्या बचेगा यम बचेगा, पाई बचेगा, ठीक है, और क्या बचेगा है ना, और आर बचेगा, ठीक है आर बचेगा। इधर क्या बचेगा ZE² बचेगा अपान ε0 बचेगा, ठीक है ये हो जाएगा। अब क्योंकि r = निकालना है तो उल्टा कर लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको इधर लाके गुणा कर लेते हैं, तो पाई m ZE² हाँ mz पाई m r ZE² = n² h²
इधर तिर्यक गुणा कर रहा हूं मैं, ध्यान समझना, ये तिर्यक गुणा कर रहा हूँ, इसका इसमें इसका इसमें गुणा कर रहा हूँ। एन स्क्वायर एच स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपसालन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपसालन नॉट अपान पाई एम और जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा है ना, पाई एम जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। फिर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर अपान जेड का बाहर निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे एच स्क्वायर अपसालन नॉट अपान पाई एम ई स्क्वायर होगा। यही परमाणु की त्रिज्या का फार्मूला है। अब हाइड्रोजन के लिए जेड, हाइड्रोजन के लिए जेड मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए जेड यानी परमाणु क्रमांक 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। ठीक है, 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। ठीक है, यानी यहाँ पर ये आप देखोगे तो परमाणु त्रिज्या आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर को बाहर निकाल दो, एन स्क्वायर को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा भैया, एच स्क्वायर अपसालन नॉट, है ना, एच स्क्वायर अपसालन नॉट बटे पाई जेड यम स्क्वायर ई स्क्वायर, पाई जेड यम ई स्क्वायर, है ना, पाई जेड एम ई स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, अच्छा जी सरकार, यहाँ पे ध्यान देना, है ना, ये आर। अब यहाँ पर त्रिज्या आर एन, एनवी त्रिज्या क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर आर वन के प्रोपोर्शनल होगा, ये 1 होगा तो एन बराबर 1 हो जाएगा, एन बराबर 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, और आर एन होगा तो यहाँ पर एन ही रहेगा, और एन बराबर 1 कर दोगे तो यहाँ पे, एक मिनट देखो इस तरीके से समझो, है ना, एन बराबर 1, तो पहली कक्षा की त्रिज्या निकालना है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आर एन पहली कक्षा की त्रिज्या निकालना है, पहली कक्षा के लिए पहली कक्षा की त्रिज्या निकालना है। आर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, एन का बराबर वो एन बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 पुस्तक में एच स्क्वायर अपसालन नॉट अपान पाई, यहाँ पे जेड नहीं रहेगा भैया, जेड हाइड्रोजन के लिए 1 निकल जाएगा, एम ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह है। और एनवी कक्षा के लिए आर एन इज इक्वल टू यहाँ पे एन, और ये आर वन के बराबर है तो आर वन हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एनवी कक्षा के लिए, कक्षा के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपसालन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, और आर एन इज इक्वल टू एन आर वन हो जाएगा, चूंकि इसका वैल्यू आर वन के बराबर है, एन आर वन हो जाएगा। स्पष्ट है, कोनो दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, क्वेश्चन क्लास बड़ा हो रही है, बिल्कुल क्लास बड़ा हो रही तो होने दो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो एनवी कक्षा की त्रिज्या हो गई, है ना, एनवी कक्षा की त्रिज्या निकालने के लिए कहा है ना, आर एन के अनुक्रमानुपाती होता है, ये प्रूव भी हो गया यहाँ से, ये प्रूव भी हो गया कि एनवी कक्षा की त्रिज्या एन के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इसको सॉल्व करोगे ना, इन सभी को पूरा सॉल्व करोगे तो 0.529 आता है। ठीक है, इतना एंगस्ट्रॉन, ये भी लिख सकते हो, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपान, यहाँ पे एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर अपान जेड 0.529 एंगस्ट्रॉन, ऐसा भी लिख सकते हो आर्यन का मान। ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हो, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक चीज एक्स्ट्रा में कभी कभी पूछता है कि एनवी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा में आवृत्ति ज्ञात करिए। तो आवृत्ति इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, एफ एन इज इक्वल टू वी एन अपान 2 पाई आर एन, और यहाँ पे आर एन का वैल्यू तो ये होता है, आपको पता है, और भी का वैल्यू ये होता है ना, आपको ये भी पता है भी का वैल्यू क्या होता है, ये होता है। ये दोनों रखेंगे, ये रख के गुणा भाग करेंगे तो त्रिज्या यहाँ पर आर के पावर एन क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आप खुद से देखकर इसे कैलकुलेशन समझ लेना।
ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन त्रिज्या वाला ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगा है। कोई बात नहीं, कभी कभी क्वेश्चन बड़े होते तो समय ज़्यादा लगता है। मुद्दा ये है कि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। प्यारे बच्चे, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, दिमाग लगा लेना। बाकी एक क्वेश्चन मैं इस चैप्टर का आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको पढ़ना। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपको करना है, नहीं, इसको मैं खुद करा दूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन हाँ, पढ़कर एक बार खुद से करने की कोशिश करना, ताकि याद रहे। ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से कर लेते हो ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन का यानी 5 नंबर वाला आएगा तो इसी में से, और पक्का हर एक पेपर में जो आपके पेपर होंगे फंसेगा, ये इतना मुझे जानता। और आज मैं क्लास दे रहा हूँ दिसंबर में, फरवरी में पेपर होगा, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। और हाँ, जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आगे आपको नर्सिंग की तैयारी करना है तो नर्सिंग के लिए भी बैच आ चुके हैं। आप सभी लोगों के लिए नर्सिंग के लिए एक डेडिकेटेड चैनल है, अल्फा CUET, है ना। इस चैनल से कनेक्ट करके नर्सिंग की भी तैयारी कर सकते हो। साथ में अगर अगर आपको DU AU आदि BHU आदि में जाना है CUET के थ्रू, तो CUET की भी तैयारी कर सकते हो, इसी अल्फा CUET के चैनल से कनेक्ट करके, है ना, अल्फा CUET से कनेक्ट करके। ठीक है प्यारे बच्चे, जी हाँ, जबरदस्त तैयारी, फोड़ने वाली तैयारी। ठीक है ना। और बैच को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपकी प्रॉपर क्लासेस तैयारी पूरा चलेगी। ज्वाइन करने के लिए सिंपल आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, नंबर आपके सामने है 930 577 1375 पर। ठीक है सरकार, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।